हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हीट। एक्चुअली जो शुरू करेंगे हीट को वो पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज़ क्लास 8 से। वैसे सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, मैं वैसे फॉलो करूंगा किसको, पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज़ क्लास 8 को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हीट और टेम्परेचर, वैसे हमारा चैप्टर का नाम है हीट। क्या नाम है? ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? हीट। लेकिन हमें पहले समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर क्या है। ठीक है, पहले हीट को ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बहुत फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपको मिलेंगे, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत तरह की। जैसे मैं खुद, मेरे अंदर कुछ एनर्जी है, मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी जो एनर्जी है अपनी वाली वो कन्वर्ट हो रही है किस में? साउंड में। मैं अगर दौड़ूंगा तो किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ आ रही है? तो जब भी हमारे अंदर की एनर्जी कन्वर्ट होती है दूसरे फॉर्म में, तो एक्चुअल में वर्क होता है। क्या होता है? वर्क। तो एक बात होती है वर्क की, किसकी? हीट के साथ हम डिस्कस करेंगे किसकी? वर्क की। जब वर्क की बात करते हैं ना, तो बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल बात होती है। कौन सी बात होती है? तो जब हम वर्क का डिस्कस करते हैं वो मैकेनिकल बात है। कैसी बात है? मैकेनिकल। ये बात समझ पा रहे हैं आप? वर्क में क्या होता है, जब हम बॉडी पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, तो उसके साथ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। हीट में ऐसा नहीं होता है। हीट में क्या होता है, जब बॉडी को हम हीट देते हैं, या तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या वो अपना स्टेट को चेंज करता है। स्टेट को चेंज करने का क्या मतलब है? जैसे सॉलिड में है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस में है तो आइस में अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, दैट इज़ वाटर में कन्वर्ट होगा। तो दो चीज़ें हो सकती है, अगर हम हीट दें तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है और स्टेट चेंज हो सकता है। तो लेकिन वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो बात हो रही है, दिस इज़ नॉन मैकेनिकल। ठीक है, लेकिन दोनों ही केस में आप देखिए, जब काम होता है तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और हीट में क्या होता है, या तो टेम्परेचर चेंज होता है या स्टेट चेंज होता है। दोनों ही में अगर देखें, दोनों ही में कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है। हीट दे रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्म, एनर्जी हमारा क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र। ये मैकेनिकली हो रहा है और ये नॉन मैकेनिकली हो रहा है। दैट इज़, ये क्या है हमारा? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बात समझ पा रहे हैं? कि बात ये करें कि हीट की बात करें या वर्क की बात करें, दोनों ही बेसिकली, दोनों ही में क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक में मैकेनिकली हो रहा है, एक में नॉन मैकेनिकली हो रहा है। इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, अब बात क्या है? बात यह है कि टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर है क्या? पहले टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टेम्परेचर को आपकी किताब में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर को ऐसे डिस्कस किया गया है कि जो जब हम किसी बॉडी को, पहले होता क्या था ना कि पहले हम बॉडी को जो हीट देते थे तो ये अलग फॉर्म, मतलब ये अलग ही फिजिकल क्वांटिटी थी। इसको कैलोरी में मेज़र किया गया। ठीक है ना, शुरू में किस में मेज़र किया? कैलोरी में। लेकिन बाद में पता चला अरे हीट में तो एनर्जी ही की बात होती है, यहाँ पे भी वर्क ही हो रहा है, बट ये मैकेनिकली हो रहा है और ये नॉन मैकेनिकली हो रहा है। तो बाद में पता चला कि हीट और एनर्जी ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करता है? जैसे मैं एक बॉडी लूँ, मान लेते हैं एक बॉडी हमारा ये 50 डिग्री सेल्सियस में है और दूसरा बॉडी है 20 डिग्री सेल्सियस में। क्या ये मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये आप यूँ समझ जाइए, किसी बॉडी में जो स्पीड होती है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। फार्मूला होता है 12mv²। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप यूँ जानें कि किसी बॉडी की स्पीड की वजह से, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है सारे मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, उसका जो एवरेज होगा वो बेसिकली बताएगा कि वो टेम्परेचर उसका कितना है। तो हम अभी एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक मॉलिक्यूल की जो क्या होगी? कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, वो जो एवरेज होगा वो जितना ज़्यादा होगा उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी? टेम्परेचर। आप यूँ समझें, अंदर का जो एक मॉलिक्यूल है वो जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जितनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना ज़्यादा वो रैंडम मोशन में होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? टेम्परेचर होगी। बात समझ आ रही है? तो टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है एक एक मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या मेज़र करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या बस हम बात करें एनर्जी की,
एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बताता है। किसी में लिखा हुआ है एक मॉलिक्यूल का, किसी में लिखा हुआ है सारे मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जो भी हो, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस की हम बात करें तो इसका मतलब ये है 20 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें जो एक एक मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, सटाएंगे, मानते हैं इसको किसी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, इसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास कम काइनेटिक एनर्जी है। तो जब इसको हम मिलाएंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा वाला कम को कुछ एनर्जी देने की कोशिश करेगा। तो ये वाला लेने की कोशिश करेगा, ये वाला देने की कोशिश करेगा। ये जो लेन देन हो रहा है इसी का नाम है हीट। क्या नाम है इसका? हीट। क्यू एक्चुअली इसका सिंबल है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक्चुअली 50 डिग्री सेल्सियस के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है एक एक मॉलिक्यूल के पास, और इसके पास कम है, तो ज़्यादा वाला कम को ट्रांसफ़र कर रहा है। जो कर रहा है, वो जो कर रहा है, जो चीज़ कर रहा है, उसी का नाम है हीट। पहले हीट एक अलग चीज़ थी जिसको हम कैलोरी में मेज़र करते थे, लेकिन अब समझ आ गया है कि एनर्जी और हीट दोनों इक्विवेलेंट है। बात समझ आ रही है? तो टेम्परेचर बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेज़र करता है। बात समझ आ रही है? तो हीट, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस में क्या ट्रांसफ़र हुआ? ये ट्रांसफ़र हीट हो रहा है, और ये तब तक ट्रांसफ़र होते रहेगा जब ये ट्रांसफ़र होगा। आप खुद सोचें, ये 50 डिग्री सेल्सियस वाला दे रहा है 20 डिग्री सेल्सियस वाले को, तो इसके पास जो एनर्जी है वो देगा, तो एनर्जी में कुछ कमी आएगी। तो एनर्जी में कमी आएगी मतलब 50 वाला क्या होगा, 40 होगा, और ये बढ़ेगा। मान लेते ये 30 हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं जितना घटा उतना बढ़ेगा, लेकिन तब भी मैंने माना ये कितना 40 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये 30 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो एक की एनर्जी कम होगी, साथ साथ में टेम्परेचर भी कम होगा। एक की एनर्जी बढ़ेगी, साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो एक का टेम्परेचर घटेगा, एक का टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जब टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाए तो बोलेंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। किस में आ गया? तो टेम्परेचर के डिफरेंस से हीट फ्लो करता है। क्या करता है बोलिए? टेम्परेचर के डिफरेंस से हीट फ्लो करता है, और हीट तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है, और ये तब तक फ्लो होते रहता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जब सेम हो जाए तो फिर हीट का फ्लो होना रुक जाता है, उसको बोलते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। किस में आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम में। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये टेम्परेचर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या क्या बात समझ आई? हीट हो या वर्क, दोनों ही एक्चुअली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को इन्वॉल्व करता है। वर्क मैकेनिकली करता है और हीट नॉन मैकेनिकली करता है। और टेम्परेचर बेसिकली एक मेज़र है किसका? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। जितनी ज़्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी एक एक मॉलिक्यूल की या सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज निकाल के देखें, वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जिसके पास ज़्यादा टेम्परेचर उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास कम टेम्परेचर उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी। जब दोनों को मिलाएंगे तो हाई एनर्जी वाला लो एनर्जी को क्या करेगा? कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। वो तब तक करते रहेगा जब तक दोनों के पास एनर्जी सेम ना हो जाए। और वो एनर्जी सेम होने का मतलब ये है कि एक्चुअली टेम्परेचर सेम हो जाए। तो टेम्परेचर एक में क्या है? एक में ज़्यादा होने का मतलब हमको जो सेंस होता है वो क्या सेंस होता है? वो सेंस होता है कि एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी है। तो टेम्परेचर सेंस कराता है किसका? हॉटनेस और कोल्डनेस को। तो इसीलिए टेम्परेचर का डेफिनेशन आपकी किताब में लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये सारी बातें मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं काम की बात करूंगा। तो आपको समझ आ गया? अब बात क्या है, मैं टेम्परेचर को अगर मेज़र करने की कोशिश करूँ, बीच में और भी सारी बातें हैं जो डिस्कस करेंगे, मैं टेम्परेचर को मेज़र करने की बात करूँगा। ठीक है, आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ आ जाएंगी। तो बेसिकली हमारा आज का जो डिस्कशन है वो थर्मोमेट्री पे। थर्मोमेट्री बेसिकली स्टडी है किसका? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का। जब हम हीट के मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री। तो पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? थर्मोमेट्री। दिस इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर नॉट हीट। हीट प्रोवाइड करते हैं जब किसी बॉडी को या लेते हैं, हीट का लेन होता है या देन होता है तो टेम्परेचर में बदलाव आता है। तो हीट एक सोर्स है, और टेम्परेचर का चेंज होना वो उसका इफेक्ट है। तो कॉज कौन है? हीट, और इफेक्ट कौन है? टेम्परेचर का चेंज। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम थर्मोमेट्री पढ़ेंगे, हीट के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मेज़र करते हैं ना, इसको हम स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केल। इसमें 3 स्केल्स आता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। एक आता है हमारा डिग्री सेल्सियस, एक आता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन। और केल्विन एक यूनिट है किसका? टेम्परेचर का, जो ऐसा यूनिट है। तो याद रखिएगा आप, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा ही यूनिट ऑफ टेम्परेचर ये क्या होता है? केल्विन। याद रहे के स्मॉल है।
ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, इनके सम्मान में दिया गया, लेकिन यूनिट और साइंटिस्ट के नाम में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए के को यहाँ पे स्मॉल दिया जाएगा, इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल के। तो याद रखिएगा आप, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, और ये भी यूनिट्स हैं और ये भी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, लेकिन केल्विन ऐसा यूनिट है। क्यों है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए केल्विन क्या है ना, ऐसे हम बात करें अगर कि एक्चुअली बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम ले सकते हैं, या उसमें जो एनर्जी है उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो उसमें एक एक मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होती है उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करता है। अगर हम वहाँ से एनर्जी को निकालें तो उसकी एनर्जी कम होते जाएगी, मतलब उसका टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो टेम्परेचर कितना कम हो सकता है, टेम्परेचर उतना ही कम हो सकता है जितनी एनर्जी उससे हम ले सकते हैं। टोटल एनर्जी लेने के बाद उसके पास जो टेम्परेचर बचेगा तो ये माना गया है कि उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 केल्विन। क्या हो जाएगा, 0 केल्विन। मतलब 0 केल्विन मतलब उसके पास अब कोई काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो देगा ही क्या वो, बात समझ आ रही है। तो मिनिमम जो हमारे पास टेम्परेचर पॉसिबल है वो क्या, 0 केल्विन। इसीलिए उसको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, और ये ऐसा यूनिट हम जब लेते हैं टेम्परेचर का तो केल्विन लेते हैं, और ये सब में निगेटिव में भी वैल्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ 0 से शुरू होता है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर किसी भी बॉडी का जो पॉसिबल है वो 0 केल्विन है, ठीक है। चलिए अब इन स्केल को अगर हम ठीक से डिस्कस करें, देखिए बात क्या है कि अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो इसकी लिमिट क्या है कि शुरू में हमारा 0 मीटर होगा अगर नहीं चल रहे हैं, तो आगे हम जितना चलते जाएंगे हमारा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई बीच में कोई हॉल्ट नहीं आता है, कोई स्टेशन नहीं आता है कि ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर का डिस्कस करें तो हीट जब प्रोवाइड करते हैं बॉडी को तो एक पॉइंट आता है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब एक आइस पॉइंट आता है, और एक हमारा बॉइलिंग पॉइंट आता है। आइस पॉइंट मत कहिए, आइस पॉइंट तो क्योंकि ये स्पेशल हो जाएगा किसके लिए, पानी के लिए। एक होता है हमारा कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पे लिक्विड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। और एक ऐसा केस आता है जहाँ पे हम हीट देते जाए तो एक क्या होता है कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो 2 पॉइंट्स होता है, एक पॉइंट हमारा होता है कौन, मेल्टिंग पॉइंट, और एक बॉइलिंग पॉइंट। एक बात ये भी याद रख लीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट जब हो रहा होगा, मतलब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस वक्त टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है, इसका ख्याल रखें। चलिए बात करते हैं। देखिए क्या है ना, 2 पॉइंट्स को हम लोग फिक्स करते हैं। एक है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या बोलिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो बोलना सही नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्या करेंगे, आइस होगा ना, आइस कब मेल्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हम किधर से किधर जा रहे हैं, मतलब आइस मेल्ट हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि वाटर क्या हो रहा है, फ्यूज़ हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है, फ्यूज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस लिक्विड में भी तो कन्वर्ट हो सकता है। मैं इधर से जा रहा हूँ कि लिक्विड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी बात हो रही है, H2O की। किसकी बात हो रही है, तो H2O को देखा गया नॉर्मल प्रेशर में कि ये देखा क्या गया, जिसमें वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, उस पॉइंट को हमने मान लिया ये 0 डिग्री सेल्सियस है। याद रहे यहाँ पे डिग्री भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जहाँ पे बॉयल हुआ, मतलब कन्वर्ट होना शुरू हुआ कौन, लिक्विड गैस में, H2O की बात अगर करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस। अब बोलिएगा ऐसा क्यों लिया गया, ऐसा बस ये लिया गया कि 0 में शुरू हुआ, 100 में ख़त्म हुआ। मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 टुकड़ों में बांटा गया, 0 से लेकर 100 तक, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें किसकी, यहीं पे बात करें अगर हम फ़ारेनहाइट की, तो इन्होंने कहा हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में शुरू करेंगे। ये अपना कंफर्ट जोन यही देखा, 32 में शुरू, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, या आप कह सकते हैं फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आपकी मर्जी। चूँकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट थे सारे साइंटिस्ट, इन्होंने बोला यहाँ से शुरू करना ज़्यादा बेटर है, और इन्होंने ख़त्म किया कहाँ पे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इनका कितना, 100 भागों में इन्होंने बांटा। इन्होंने कितने भागों में बांटा, 180 भागों में। यहाँ पे कितने डिविजन हैं, 100। यहाँ पे इसका डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 212 माइनस 32 करके देखिए, 212 माइनस 32 ये आएगा आपका 180। तो यहाँ पे डिफरेंस 180 आया, और यहाँ पे डिफरेंस 100 आया। फिर केल्विन साहब आए, केल्विन ने कहा कि हम शुरू करेंगे भाई साहब 273.15 केल्विन में, और ख़त्म कहाँ पे करेंगे 373.15 केल्विन। इनके पास लॉजिक था कि अगर आप 0 केल्विन कर देंगे तो आपके पास जो एक मॉलिक्यूल के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी। तो वो 0 केल्विन से शुरू किए, और जहाँ पे वो
मेल्ट किया उसको कितना लिया 273.15, और इन्होंने भी जो यहाँ पे डिफरेंस लिया वो कितना लिया 100 ही लिया। देखिए 373.15, आपकी किताब में 0.15 नहीं भी दे सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मैंने बताया, ठीक है। ये भी कितने टुकड़ों में बटा 100 टुकड़ों में, तो इसका भी डिफरेंस कितना आया 100। तो यहाँ पे डिफरेंस 100 आया, यहाँ पे डिफरेंस 180 आया, यहाँ पे डिफरेंस 100 आया। किसका डिफरेंस? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे दो स्टेशन हमारे हैं, क्या क्या? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसको हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं इसमें हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ न भी समझ पाए तो आपको कोई परेशानी नहीं है, मैं ग्राफिकली इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि मैं सेल्सियस, इधर मैं सेल्सियस लिया, इधर क्या लिया फ़ारेनहाइट, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाने की कोशिश की, और ये 0 डिग्री सेल्सियस है हमारा, सेल्सियस ये डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं और इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस जब लिए, अब खुद देखिए फ़ारेनहाइट में कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना 32, तो ये हो गया 32। अब अगर हम आगे बढ़ें, मान लेते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में कितना है ये हमारा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहाइट में कितना 212, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 212। ये बात समझ आई? तो ये हमने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में अगर हम ठीक से देखने की कोशिश करें तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है हमारा, ऐसे ही हमने लिया है, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा ट्रायंगल, क्या बनेगा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में इसको हमने थीटा लिया, क्या लिया थीटा। अब मान लेते हैं कि बीच में कोई भी एक पॉइंट है, सेल्सियस के लिए हमने कितना मान लिया, चलिए इसको हम x मान लेते हैं, और फ़ारेनहाइट के लिए क्या मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा x, y, कहीं पे भी एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया। तो अब देखिए ये है 212, ये है 32, 212 माइनस 32, यही ना हमारे पास सेम। तो यहाँ पे कितना है 212 माइनस 32, इसका आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद ये क्या है हमारा 100, और यहाँ पे तो 0 है तो ये पूरा 100 ही होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इस पूरे को 100 माइनस 0, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना है हमारा x और ये 0, तो ये वाला कितना हो जाएगा x माइनस 0। यहाँ से ये वाला ट्रायंगल भी है, दो ट्रायंगल है ना, एक पूरा वाला ट्रायंगल और एक इसके अंदर वाला ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद इसको अगर देखें, ये हमारा y है और ये 32 है, तो y से 32 हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा y माइनस 32। बहुत टफ नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, ठीक है। ये भी क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। या आप एक नया टर्म जान लें टेंजेंट, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है तो टेन थीटा भी चेंज नहीं होगा, ये आपको समझना अभी नहीं है, बस ऐसे ही मैंने बता दिया। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है बोलिए, या सिमिलरिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कितना है 212 माइनस 32, और यहाँ बेस कितना है 100 माइनस 0, कितना है ये 100 माइनस 0, तो कितना हो गया हमारा 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब ये वाला ट्रायंगल में आइए, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है y माइनस 32, और यहाँ कितना x माइनस 0, y माइनस 32 बटे x माइनस 0। y किसके लिए लिए हैं फ़ारेनहाइट के लिए, x किसके लिए लिए हैं सेल्सियस के लिए। न भी समझ आए तो मैं बोल रहा हूँ आपको परेशानी नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ क्या हो जाएगा बोलिए। अगर हम बात करें किसकी x माइनस 0, यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ, ओवर 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, मैंने इसको यहाँ लेके आ गया और इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, y माइनस 32 ओवर 212 माइनस 32। इसको अगर आप ठीक से देखेंगे ये किस में है, ये बात कर रहा है सेल्सियस की, और ये आपका है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और ये क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यहाँ पे देखिए ये फ़ारेनहाइट में माइनस, ये क्या है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बटे 212 क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 32 क्या है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो ये दोनों में सेम बात है, लेकिन यहाँ पे हमारा सेल्सियस के लिए और यहाँ पे किसके लिए फ़ारेनहाइट के लिए। तो हम ये डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं जनरली कि अगर हम बात करें एक्स वाई कुछ भी लें, मान लेते हैं z
माइनस कुछ भी ले रहे हैं ना, z माइनस, और इनिशियल पॉइंट हमारा ये 0 है, 0 मतलब ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्या है, आइस, बटे क्या हो जाएगा, ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस किसी भी सिस्टम का, इसका बराबर इसका रहा, मतलब ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, कोई भी आपका स्केल हो, चाहे वो डिग्री सेल्सियस हो, डिग्री फ़ारेनहाइट हो, केल्विन हो, या कोई जनरल स्केल हो, तो वहाँ पे अगर उस स्केल का जो वैल्यू निकालना है उसको हम z निकाल लेंगे, माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बटे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको आप उतार लें, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए, आपकी किताब में क्या क्या चीज़ें गिवन है, यहाँ पे फॉल्टी थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस किया। थर्मोमीटर क्या होता है, जो टेम्परेचर मेज़र करता है, उसकी भी बहुत किस्में हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा आपकी किताब के हिसाब से। लेकिन आप यूँ समझें, फॉल्टी हो कुछ, उससे कोई मतलब नहीं, आपको याद रखना है कि जिस स्केल में बात कर रहे हैं वो वाला टेम्परेचर माइनस आइस का मेल्टिंग पॉइंट बटे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी। ये ग्राफ अगर आपको कम समझ आया तो आप चिंता न करें, आप बाद में इसको समझ ही जाएंगे। देखिए, मैं अगर बात करूं इन तीनों स्केल्स की, एक है हमारा क्या बताइए, ये हमारा सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कितना 100 डिग्री सेल्सियस, ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 273.15 केल्विन, और ये 373.15 केल्विन, और ये कितना है हमारा, ये है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप सारी चीज़ें भूल जाए जितना मैंने उलझाया, आप आराम से इसको समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं सेल्सियस के लिए x जो हमने माना था वो न मान के हम क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं, आपको समझ आएगा। माइनस इनिशियल कितना है 0 बटे ये क्या हमारा बॉइलिंग और ये मेल्टिंग, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 0, या आप क्या याद रखें, इसका जो डिफरेंस है वो हम नीचे लेते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ऊपर आप क्या लेंगे, केल्विन के लिए k माइनस, शुरू में कितना है 273.15, फाइनल हमारा कितना है 373.15। आपकी किताब में UPF क्या क्या लिखा है, अपर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यही जो है मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप पढ़िएगा, समझ आ जाएगा। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज मत करिए, ठीक है। फ़ारेनहाइट के लिए f मान लिए, माइनस शुरू में कितना है 32, फाइनल कितना है 212 माइनस 32, ये आपको समझना है। इसी में अगर हम थोड़ा सा ठीक से लिखें, c/100 इज इक्वल टू क्या होगा, k माइनस 273.15, और ये डिफरेंस इसका 100 ही आएगा, f माइनस 32 और इसका डिफरेंस 180 आएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं, या आप क्या याद रख सकते हैं, जो आप स्केल में बात करेंगे माइनस इनिशियल वाला पॉइंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस उसका, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम इन दोनों को देखें, किसको, c/100 इज इक्वल टू k माइनस 273.15 ओवर 100, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, c बराबर क्या आ गया, k माइनस 273.15। तो डायरेक्टली अगर आपको निकालना हो सेल्सियस में किसको, केल्विन को, तो बस केल्विन में जो भी टेम्परेचर गिवन है उसमें आप 273.15 हटा दें, आपको सेल्सियस में मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें c प्लस 273.15 इज इक्वल टू k, तो आपको अगर c में गिवन है और k में निकालना, सेल्सियस में गिवन है और केल्विन में निकालना, तो उसमें जस्ट आप क्या करते हैं 273.15 जोड़ दें, या आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, ये आपको अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। अब देखिए, अगर मैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के साथ हम डिस्कस करें, तो c/100 इज इक्वल टू क्या होगा, f माइनस 32 ओवर 180, 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो 9 यहाँ डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9c ओवर 5 इज इक्वल टू f माइनस 32, दैट इज़ 9c ओवर 5 प्लस 32 इज इक्वल टू f। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो 9/5 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसमें 32 ऐड करना है। या आप यूँ देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहीं पे हम कर लें, अगर c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 5 को हम उस पार लेके जा रहे हैं, 5/9 और क्या रहा f माइनस 32। तो फ़ारेनहाइट में अगर गिवन हो तो उसमें 32 घटाना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेल्सियस में आएगा। तो इतना झमेले में आपको नहीं पढ़ना, आपको करना क्या है, आपको ये वाला थ्योरी अपनाना है जो मैंने थ्योरी बताया, इसका कंसेप्ट आपको याद रखना है कि किस तरीके से कोई भी स्केल, चाहे वो फ़ारेनहाइट हो, सेल्सियस हो, केल्विन हो, या कोई और भी क्यों ना हो, उसका हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए डन।
तो ये हुई बात आपकी। वैसे एक स्केल है, र्यूमर्स स्केल भी है ना, मैं स्पेलिंग उसका भूल रहा हूँ, REAUMUR आई थिंक, ठीक है। उसमें 0 में शुरू होता है, 80 में ख़त्म होता है। चलिए उसको डिस्कस कर लेंगे हम बाद में, लेकिन अभी एक क्वेश्चन जो आपकी किताब में गिवन है उसको ही डिस्कस कर लेते हैं, टेम्परेचर वाला। तो आपकी किताब में अगर देखिएगा, यह रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स, ये टॉपिक है, उसी को मैंने अभी पढ़ा है अच्छे तरीके से। देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ द रीडिंग 5 टाइम्स द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल। एग्जाम्पल है 6.10 पेज नंबर, मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। बोला है एट व्हाट टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ द रीडिंग 5 टाइम्स द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल। तो फ़ारेनहाइट में मान लेते हैं x है ना। एट व्हाट टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ द रीडिंग 5 टाइम्स द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल। नहीं, सेल्सियस स्केल में हमने कितना मान लिया x, तो फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए 5x, ऐसा कहा है। मतलब सेल्सियस में जितना होगा फ़ारेनहाइट में उसका 5 टाइम्स होगा। तो क्या होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, अगर हम ये रिलेशन जाने, अगर मैं भूल भी गया उसको तो भूल कोई इशू नहीं है। तो C माइनस इनिशियली कितना है 0, यहाँ क्या होगा 100 माइनस 0, याद ही होगा। फ़ारेनहाइट में क्या होगा F माइनस 32 शुरू में, इसका फाइनल कितना 212 माइनस 32। इसको सॉल्व करते हैं। C कितना x माइनस 0 बटे 100 इज इक्वल टू F 5x माइनस 32 ओवर 180। 0 0 ख़त्म, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। थोड़ा साउंड का इशू होता है, बाहर पॉल्यूशन है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आप देख सकते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे 9x/5 क्या हो जाएगा 9x/5 इज इक्वल टू 5x माइनस 32 को इस पार कीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x माइनस 9x/5। तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 25x माइनस 9x। तो 32 इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना हो गया 6, 16x/5। तो हो जाएगा 16 2 ज़ा 32, तो x कितना हो गया 10। इससे पता चला 10 डिग्री सेल्सियस और कितना हाँ, तो 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो गया 5 10 ज़ा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। लेकिन आपको ये रिलेशन जानना पड़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो गया, ठीक है 50 डिग्री। 10 डिग्री सेल्सियस में जो 10 डिग्री सेल्सियस है वही फ़ारेनहाइट में कितना है 50 है। कितना है 50। बहुत ही ईजी। अगर हम अपने बॉडी के टेम्परेचर की बात करें, वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, उसी को जानने की कोशिश करते हैं केल्विन में और किस में फ़ारेनहाइट में। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मली कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन में निकालने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं बोलूँ F माइनस 32 ओवर 180, आई एम सॉरी 180 नीचे फाइनली आएगा वैसे, लेकिन मैं पूरा ही करता हूँ, आपको याद ही होगा। F माइनस इनिशियल, अरे यार क्या होगा 212 माइनस 32 इज इक्वल टू C में C माइनस 0 ओवर 100 माइनस 0। तो F तो हमको पता नहीं है, F माइनस 32 ओवर 180, C कितना है 37 माइनस 0 37 बटे 100, 0 0 ख़त्म। तो कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। तो F माइनस 32 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 37 ओवर 5। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू है ना 32 प्लस ये हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 27 6, 333 ओवर 5। अगर मैंने सही किया देख लीजिएगा, प्लस 5 6 के 30, 3 3 5 6 के 30, 5 66.6। तो ये हो जाएगा 6 2 8 6 3 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आया, तो नॉर्मली हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे भी आप बोलते हैं ना 102 बुखार है, मतलब बुखार का मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 102 हो गया, जो कि 98.6 से अच्छा खासा ज़्यादा है, जो कि हमारा एक कंसर्न है। इसमें हो सकता है हमको मेडिसिन लेना पड़े, या हो जाए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो बहुत कम हो गया। तो इससे ज़्यादा और कम होने से हमें थोड़ा सा ख्याल रखना। 0.2 0.3 अगर चेंज हो रहा है तो हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर 2-3 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज हो रहा है तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। देखिए अब 37 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में निकालने की कोशिश करें तो केल्विन का शुरू में कितना है 273.15, फाइनली कितना है 373.15 माइनस 273.15 इज इक्वल सेल्सियस में C माइनस 0 ओवर 100 माइनस 0। तो पूरा मैं करके ही दे रहा हूँ,
वैसे आप जानते ही हैं, बटे 100 इज इक्वल टू सी कितना 37/100 कैंसिल हो गया, तो के बराबर क्या हो जाएगा 37 प्लस 273.15, ये हो जाएगा 0.15 साथ 310.15 केल्विन होता है हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। ये आप डायरेक्टली क्या करें, जो सेल्सियस में गिवन है उसमें 273.15 जोड़ दें तो केल्विन में निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। तो फॉल्टी वोल्टी से कोई मतलब नहीं आपको, आपके क्वेश्चंस वैसे ही बन जाएगा जैसे मैंने बताया आपको। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें कह रहा है द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ अ फॉल्टी थर्मोमीटर्स आर -2 डिग्री सेल्सियस। एक है -2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 102 डिग्री सेल्सियस। ये फॉल्टी का हो गया। तो कुछ भी हो, फॉल्टी का मतलब ये है कि डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ ज़रूर है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट ना करें। मान लीजिए कि दूसरा ही कोई स्केल है, आप यूँ समझ जाएं। ठीक है, ये समथिंग अलग स्केल है। ठीक है, सेल्सियस वाला स्केल नहीं है क्योंकि फॉल्टी है ना। कहाँ पे शुरू कर रहा है -2 में, ख़त्म कहाँ कर रहा है 102 में। इफ़ द थर्मोमीटर रीड्स 50 डिग्री सेल्सियस ऑन दिस थर्मोमीटर फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑन दिस सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो हमको पता है करेक्ट वाला C-0 बटे 100 - 0 और फॉल्टी वाले को हम x मान लेते हैं। तो ये x में, ये फॉल्टी के लिए C के जगह हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ओरिजिनल के लिए हम C मान लेते हैं। तो x माइनस, और ये क्या होगा शुरू में कितना है -2 बटे क्या हो जाएगा 102 माइनस -2, यही ना होगा। अरे C माइनस इनिशियल बटे फाइनल माइनस इनिशियल, तो x माइनस इनिशियल बटे फाइनल माइनस इनिशियल। जो हम C लिखे थे ना फॉल्ट, चूँकि सेल्सियस अब है नहीं वो, उसको हम x मान लिए। क्या मान लिए, x, और वो C हमको ओरिजिनल में निकालना है। तो C/100 इज इक्वल टू x माइनस -2। x कितना गिवन है, जो फॉल्टी वाला में 50 शो कर रहा है, 50 + 2 ओवर 102 + 2, तो C/100 इज इक्वल टू 52 ओवर 104। तो 52 2 = 104, 250 = 100, तो C निकल के आया हमारा 50। तो ये बहुत ही ख़ास बात है कि सेल्सियस ओरिजिनल में भी 50 आ रहा है और फॉल्टी में भी 50 आ रहा है। ये इत्तेफाक की बात है। ठीक है, आप समझ गए। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है, और कोई बात ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हम दें कि एक र्यूमर्स स्केल है, REAUMURS। आप अगर सर्च कीजिएगा तो विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा र्यूमर्स स्केल। इसमें जो आपका फिक्स्ड पॉइंट्स है ये 0 डिग्री र्यूमर है और 80 डिग्री र्यूमर है। तो आपको अगर निकालना हो 20 डिग्री सेल्सियस को डिग्री र्यूमर में, तो कैसे निकालिएगा। मैं प्रोनाउंसिएशन गलत अगर पढ़ रहा हूँ तो आप खुद ठीक कर लीजिएगा। तो कैसे निकलेगा बताइए। वही सेल्सियस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, र्यूमर में R मान लेते हैं, माइनस इनिशियल कितना है इसका 0 और डिफरेंस कितना 80 - 0। इधर सेल्सियस में C - 0 बटे 100 - 0, तो पता ही है हमें R कितना, R निकालना है। R बटे 80 बराबर C कितना गिवन है 20 बटे 100, 20 × 5 = 100, 5 100 लेंगे 80, तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू 16। तो आंसर क्या होगा 16 डिग्री र्यूमर। तो 20 डिग्री सेल्सियस बेसिकली कितना आया 16 डिग्री र्यूमर के बराबर, या वट एवर, आई डोंट नो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, आप बस ठीक कर लें इसको। तो ये र्यूमर्स स्केल की बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से अगर देखेंगे, तो टेम्परेचर की बात, लेकिन टेम्परेचर के चेंज की अगर बात करें, चेंज इन टेम्परेचर इन डिफरेंट स्केल्स की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ये है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और ये 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ अगर हम बात करें 273.15 केल्विन, तो ये कितना हो रहा है 373.15 केल्विन। ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हम जानते हैं चीज़ों को। अगर हम बात करें ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, चेंज कितना हुआ सेल्सियस में, ये चेंज हुआ हमारा 100 डिग्री सेल्सियस चेंज, और यहाँ पे 273.15 से 373.15 केल्विन हुआ, तो मतलब चेंज कितना हुआ, ये चेंज हुआ हमारा 100 केल्विन चेंज। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल टू 100 केल्विन चेंज। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल टू क्या होगा 1 केल्विन चेंज। बात समझ आ रही है। तो अगर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है तो केल्विन में भी कितना चेंज होगा, 1 ही चेंज होगा। तो केल्विन का चेंज और डिग्री सेल्सियस का चेंज बिल्कुल इजी है, जितना चेंज होता है सेल्सियस में उतना चेंज होगा केल्विन में। लेकिन अब बात करेंगे अगर हम, जैसे यहाँ पे 0 से लेकर 100 कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस चेंज
इज इक्वल टू 32 से 212 कितना होता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज। तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज बराबर क्या होगा 180/100 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज, मतलब हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज। बात समझ आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा किसका सेल्सियस में, तो केल्विन में भी 1 केल्विन ही चेंज होगा। लेकिन अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा सेल्सियस में, जो चेंज हुआ 1 डिग्री चेंज होगा, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 1.8 चेंज होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज हो रहा है और यहाँ पे कम चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। इन चीज़ों का ख्याल रखें। टेम्परेचर ये जितना बढ़ेगा फ़ारेनहाइट में उतना ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो इसमें 2 × 1.8 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा चेंज होगा। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बता दी, इसको आप नोट डाउन कर लें अच्छे तरीके से। अब शुरू में कुछ बातें थी जो मैंने बताया नहीं, अब मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। अब देखिए फ्लो ऑफ हीट एनर्जी एंड थर्मल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ आपका टॉपिक में, तो आप ये आराम से समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैंने बोला कि हाई टेम्परेचर मतलब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एक एक मॉलिक्यूल के पास एवरेज में, तो वो ज़्यादा वाला किसको देगा, कम को देगा। वो तब तक देते रहेगा जब तक दोनों में टेम्परेचर सेम ना हो जाए, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में ना पहुँच जाए। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो अब हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हीट का फ्लो तभी होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। एक्चुअली टेम्परेचर का डिफरेंस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हीट एनर्जी और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। जब बॉडी को आप हीट देंगे तभी तो उसका टेम्परेचर में चेंज आएगा ना। तो टेम्परेचर के चेंज आने का जो रीज़न है, वो कॉज है, वो हीट है, और जो उसका इफेक्ट है वो टेम्परेचर का चेंज है, ठीक। कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, हीट को मापने के लिए। वो कैलोरीमेट्री अलग से पढ़ेंगे, और टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और हीट चूंकि एक वर्क के साथ चीज़ें जुड़ी हुई है, और चूंकि वर्क का ऐसा यूनिट जूल है, तो हीट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, मैंने बता दिया, वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल है, मैंने शुरू में बताया, आप देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स, मतलब शुरू का जो चैप्टर है। हीट एनर्जी में जो बात करती है वो पूरा का पूरा एवरेज काइनेटिक, पूरा का पूरा जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होता है पूरे के पूरे सब्सटेंस का, वो सब का सम होता है। लेकिन टेम्परेचर में एवरेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। जितनी हीट एनर्जी, अगर मान लेता हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट अगर कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो अगर हॉट और कोल्ड बॉडी को मिलाएंगे, जितना हीट वो लॉस करेगा कोल्ड बॉडी, उतना ही हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। और इतना याद रहे कि जितना टेम्परेचर कम होगा हॉट बॉडी का, उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा कोल्ड बॉडी का, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को मेजर के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत तरह के टेम्परेचर थर्मोमीटर्स हैं, लिक्विड थर्मोमीटर, सॉलिड थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, महंगा होता है, इसलिए हम लिक्विड थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैटर यूज्ड, क्या लिखा जनरल, लिक्विड ऑफ एट हायर टेम्परेचर विल हैव मोर वॉल्यूम देन व्हाट इट हैज अ लोअर टेम्परेचर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द प्रिंसिपल ऑन विच द लिक्विड थर्मोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते, बहुत ईजी है। हीट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें कि हीट में छोटी छोटी बातें की गई हैं। अगर आपको कोई भी सेंटेंस समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल बात है, ये आप खुद ही पढ़ सकते। मैंने मेन बात वहाँ पर बता दी। हीट के अगर यूनिट की बात करें तो कैलोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैलोरी एक यूनिट है किसका, हीट का। पहले कैलोरी इस्तेमाल होता था, बाद में पता चला कि कैलोरी और जो है ना, मतलब कैलोरी हीट का यूनिट ज़रूर है, लेकिन कैलोरी बेसिकली जब हीट का यूनिट है और हीट वर्क से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें एनर्जी से ही रिलेटेड हैं। तो कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया कि अगर आपको 1 ग्राम आपने वाटर लिया, 1 ग्राम वाटर लिया, इसमें टेम्परेचर को टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है बाई कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दें कि कैलोरी मतलब ये हुआ कि अगर 1 कैलोरी की बात करें तो 1 कैलोरी क्या है, 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है कितना डिग्री सेल्सियस से, 1 डिग्री सेल्सियस से। मान लें तो 13 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 14 डिग्री सेल्सियस करना है, उसमें जितना आपको हीट देना पड़ा वो 1 कैलोरी है। तो ये 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर। याद रहेगा, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसी को हम 1 कैलोरी कहते हैं। तो 1 कैलोरी को मैकेनिकली देखा गया है कि अगर हम बॉडी में, एक तो है कि हम गर्म करके मतलब आग लगाते हैं और नीचे और वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, या क्या कर सकते हैं, शेक कर सकते हैं बॉटल को अगर शेक करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर तब भी बढ़ता है। एक्चुअली टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दे, तो हम शेक करके भी तो काइनेटिक को बढ़ा सकते हैं ना। तो मैकेनिकली देखा गया कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.186 जूल, जो लगभग में कितना, 4.2 जूल के बराबर होता है। तो 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, ठीक है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो 1 कैलोरी हीट एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, 4.2 जूल के इक्विवेलेंट है। आप इक्वल ही कह सकते हो कि दोनों एनर्जी की बात करता है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम 1 कैलोरी की बात करें, बहुत ही छोटा यूनिट है,
इसमें हम किलो लगा देते हैं, तो किलो का मतलब ही 1000, 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी। तो ये क्या हो जाएगा 4.2 इंटू 1000 कैलोरी, तो ये हो जाएगा, आई एम सॉरी 1000 कैलोरी 4.2 लगा दिए, तो क्या हो गया ये 1000 कैलोरी, आई एम सॉरी ऐसे लिख देते हैं। तो 1000 कैलोरी, और 1 कैलोरी में कितना होता है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो ये हो जाएगा 4200 जूल। तो 1 किलो कैलोरी कितना होता है 4200 जूल। वैसे नॉर्मली एक आदमी को 2000 किलो कैलोरी के आसपास दिन में एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखा है, मैंने बताया था हीट और वर्क दोनों ही क्या वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल सच दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज 8750 कोल। बहुत ईजी है, 8700 क्या दिया हुआ है 50 कैलोरी, इसको निकालना है किस में, ये कैलोरी है, तो ये एक्चुअली इसको जूल में निकालेंगे तो वही काम करना पड़ेगा। तो 8750 इंटू क्या हो जाए, कैलोरी है ना, कैलोरी को जूल में निकालेंगे तो 4.2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 36750 जूल, या इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो 36.75 क्या हो जाएगा किलो जूल। तो बहुत सिंपल है, जितना हमको हीट देना पड़ेगा उतना ही, तो जितना क्या लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल, जूल में निकालना है उसी को, सच दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हीट सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब उस हीट को, बस सिंपल क्वेश्चन था, कैलोरी को जूल में निकालना था, कुछ था ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, अगर आपको कहीं परेशानी हुई है तो मुझे बता दें। तो मैंने आज क्या क्या डिस्कस किया, कुछ इंट्रोडक्शन दिया और फ्लो ऑफ हीट और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर बताया, टेम्परेचर को कैसे मेजर करें, डिफरेंट स्केल्स के बारे में बताया, टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर में डिफरेंस है वो बताया मैंने, हीट के यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करते रहें कि आपको कैसा चाहिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तब भी मुझे बता सकते हैं, मैं इसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।